This is Zainul Arfeen from tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम बात करेंगे आपकी बुक के चैप्टर नंबर 13 की, that is biotechnology, and it is numbered as chapter number 26 in your book. So let's begin. अब बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे और उनको मैनिपुलेट करते हैं इस तरह से कि हम उनसे मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकें. Biotechnology is the application of biology and biological concept to science and engineering for the welfare of mankind. और हम बायोटेक्नोलॉजी से जो भी चीज़ें ले रहे होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम हमारे अपने वेलफेयर के लिए ही होती हैं. अब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी एक ओल्ड फील्ड है, बहुत पुरानी बात है कि जब उस टाइम पे जब ह्यूमन बींग्स ने ये रियलाइज़ किया कि वो कुछ क्रॉप्स को सिलेक्ट करके अपने लिए उगा सकते हैं, वो कुछ एनिमल्स को सिलेक्ट करके उनको ब्रीड कर सकते हैं और उनको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी उसी टाइम से शुरू हो गई थी. बट ये जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी ये लेटर 20th सेंचुरी में जो है ज़्यादा इसका जो वाइड स्प्रेड यूज़ है तब शुरू हुआ. अब बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में जो ज़्यादा फोकस है वो एक फील्ड पे है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. The manipulation or alteration in genetic material of an organism can be termed as genetic engineering. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में जब कोई चेंज की जाए किसी फेवरेबल इफेक्ट के लिए तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं. तो उसमें से सबसे पहली बात आती है जीन क्लोनिंग की. अब जीन क्लोनिंग इज द एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपीज और क्लोन्स ऑफ अ सिंगल जीन. यानी एक ऐसा जीन जो हमें चाहिए हम उसको क्लोन कर लेते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं फॉर आवर यूज़. वो रिसर्च में भी यूज़ हो सकता है और दूसरे और पर्पसेस में भी यूज़ हो सकता है. अब जीन क्लोनिंग के जो तरीके हैं उसमें दो मेजर टेक्निक्स हैं. उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाती है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आ जाता है कि इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम जीन क्लोनिंग कर सकते हैं. अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है दैट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन डीएनए सेगमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, एंड दिस वन इज एन इन विवो टेक्निक which is used when gene cloning is required at industrial scale. यानी हम ये काम तब कर रहे होते हैं जब हमें एक जीन एक ह्यूज स्केल पे चाहिए हो, यानी हमने ह्यूज स्केल पे क्लोनिंग करनी हो तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. और बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ये है कि हम डिफरेंट तरह के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं. अब जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है. तो कंपोनेंट्स में सबसे पहली बात आ जाती है जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन है जो हम चाहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर जीन को क्लोन कर लें, तो वो हमारा डिजायर्ड जीन है. फिर कुछ हम मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस कहते हैं. अब ये जो सीजर्स हैं या ये एक टाइप है एंजाइम्स की. ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि डीएनए को डिफरेंट साइट्स पे कट करते हैं, यानी वहाँ पे एक क्लीवेज प्रोड्यूस करते हैं. अब ये दो तरह के मेजर जो हैं ये क्लीवेजेस प्रोड्यूस करते हैं या कट्स लगाते हैं. वो एक में क्या होता है कि ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है वो एक साइड से बिल्कुल सीधा का सीधा दोनों स्ट्रैंड जो है वो कट जाते हैं और दरम्यान में से अलग हो जाता है. और दूसरा जो टाइप है दैट इज स्टिकी एंड्स, और उसमें ऐसा होता है कि जो क्लीवेज साइट होती है वो बिल्कुल ब्लंट नहीं होती, वो ओवरहंग जो रीजन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. फिर हम कुछ मॉलिक्यूलर कैरियर्स और वेक्टर्स यूज करते हैं उस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करने के लिए. फिर कुछ मॉलिक्यूलर ग्लू है जिसे हम बेसिकली डीएनए लाइगेज कहते हैं. डीएनए लाइगेज भी एक एंजाइम है जो कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज होता है. फिर उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन सिस्टम जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करा सकें. फॉर एग्जांपल अगर वो इंसुलिन का जीन है तो हम सोचेंगे कि हम इसको किस चीज़ में एक्सप्रेस कराएं ताकि हमारे पास ये प्रोटीन बनना
शुरू हो जाए। फिर जो मैकेनिज्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो हम अपना क्या करते हैं कि एक प्लाज्मिड आइसोलेट कर लेते हैं बैक्टीरिया से, फॉर एग्जांपल वो हमारा एक वेक्टर है। दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं कि डीएनए को आइसोलेट करते हैं, वो वाला डीएनए जिसमें हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फिर वहाँ से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है आइसोलेट करते हैं। फिर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट और जो हमारा वेक्टर है उसको एक ही सेम एंजाइम से कट करते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को लाइगेज के साथ जो है रिएक्शन कराते हैं, तो वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट और वो जो वेक्टर है या वो जो हमने चीज़ चूज़ की है जिसके थ्रू हमने इसको आगे मूव कराना है उसमें जॉइन हो जाता है। जब वो वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको हम क्या करते हैं आगे होस्ट में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हमने बैक्टीरियल प्लाज्मिड लिया है तो हम उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में ही आगे जो है इंट्रोड्यूस करा देंगे। वहाँ पे जाके क्या होगा कि वो जो जीन है वो एक्सप्रेस होगा और उसके एक्सप्रेशन के रिजल्ट में जो है हमारे पास बहुत सारे जो वो जीन की कॉपीज हैं वो आ जाएंगे। दूसरी टेक्निक है हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, the technique which is used to amplify a single gene or a piece of DNA into thousands to millions of copies by means of an in vitro replication process that is called polymerase chain reaction। अब इसमें हम इस रिएक्शन के थ्रू 1000 से मिलियंस कॉपीज बना सकते हैं और बहुत क्विकली बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मशीन बेस्ड मेथड है, हम एक मशीन यूज़ कर रहे होते हैं और उसको हम वैसे भी पीसीआर बोलते हैं और उसके थ्रू ही हम ये इतनी सारी कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता कैसे है, तो उसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसे है कि सबसे पहले हम अपना डिजायर्ड जो डीएनए है वो ले लेते हैं, उस डीएनए के साथ हम जो है कुछ एंजाइम्स ऐड करते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं और डीएनए प्राइमर भी ऐड करते हैं। जब ये चीज़ें हम ऐड कर देते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप आता है पीसीआर मशीन के अंदर दैट इज़ डीनेचुरेशन, और वो 94 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट के लिए की जाती है। और डीनेचुरेशन में ये होता है कि जो दोनों डबल स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि एनीलिंग का स्टेप आता है जो कि 54 डिग्री सेल्सियस पे 2 मिनट्स के लिए होती है, और एनीलिंग में जो प्राइमर्स होते हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एंड्स पे ज्वाइन कर जाते हैं। एनीलिंग के बाद क्या होता है कि जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एक्सटेंशन, और वो 72 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट के लिए करते हैं कि जहाँ जहाँ प्राइमर जो है अनील हो चुका होता है वहाँ से आके जो हमारे पास एंजाइम है वो क्या करता है कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है और एक्सटेंड कर देता है, रिजल्टिंग इनटू 2 कॉपीज ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो नए स्ट्रैंड बनते हैं वो दोबारा से जो है वो डीनेचर होते हैं और फर्दर उनके साथ वही स्टेप रिपीट होते हैं और ये साइकिल जो है कंप्लीट इसी तरह बार बार चलती रहती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही आगे हम जीनोमिक लाइब्रेरीज भी बनाते हैं। अब जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है? अ जीनोमिक लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल और बैक्टीरियोफेज क्लोन्स ईच कंटेनिंग एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ एवरी डीएनए सीक्वेंस इन अ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये जो लाइब्रेरी है ये किसी खास पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बनाई जाती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का जो तमाम जीनोम है उसकी लाइब्रेरी हम बना चुके हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कंप्लीट जीनोम्स को हमने जो है वो लाइब्रेरीज की फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। लाइब्रेरी बनाने के लिए एक जो काम है, एक उससे आगे जो नेक्स्ट स्टेप होता है एनालिसिस का, उसमें हम डीएनए सीक्वेंसिंग परफॉर्म करते हैं। अब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक इक्विपमेंट के थ्रू होती है। ये एक टैंक होता है, उस टैंक के अंदर जो है एक बफर सोल्यूशन होता है, उसके अंदर हम अपना जो जेल मटेरियल है वो रखते हैं। इसका एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है चार्ज की बेसिस पे और साइज की बेसिस पे जो प्रोटीन्स हैं, आरएनए और डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, इन सबको सेपरेट कर सकते। अब डीएनए सीक्वेंसिंग परफॉर्म करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो हम उसमें से सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेट करने होते हैं डिफरेंट साइजेस के। अब वो सारे फ्रेगमेंट्स एक सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे होते हैं लेकिन एंड जो है वो सारे डिफरेंट पॉइंट्स पे हो रहे होते हैं। इट मीन्स कि उनका साइज छोटा बड़ा होता है। फिर दूसरा जो उसमें स्टेप आ जाता है, हम इन्हीं फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फिर हम इन सीक्वेंसेस को रीड करते हैं फ्रॉम द जेल। तो वो हमारी जो सीक्वेंसिंग है वो हमारे पास आ जाती है।
अब इसका एक पर्टिकुलर मेथड है जो बहुत फेमस है, सैंगर-कॉल्सन मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। इस मेथड को हम डाइडिऑक्सी मेथड और चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। अब इस मेथड के अंदर हम एक ख़ास किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम DDNTPs कहते हैं, यानी डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। फिर इसके साथ साथ जो है हम नॉर्मल DNTPs भी यूज़ कर रहे होते हैं। अब नॉर्मल DNTPs और DNTPs में ये फ़र्क होता है कि इनके टर्मिनल एक कार्बन के ऊपर एक साइड पे जो है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके अंदर OH ग्रुप होता है, जबकि डाइडिऑक्सी में जो है एक सिंगल हाइड्रोजन होता है। अब इस हाइड्रोजन की वजह से जहाँ पे भी ये DDNTP जाके बाइंड करती है वहाँ पे चेन टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि फर्दर रिएक्शन होने के लिए एक हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप की ज़रूरत होती है जो कि इनके पास नहीं होता। इसी वजह से इस मेथड को हम चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। अब सैंगर और कॉल्सन का जो मेथड है वो होता इस तरह से है कि हम अपना जो डिजायर्ड कॉपी है वो लेते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड DNA हम अपना ले रहे होते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं DNA पॉलीमरेज ऐड करते हैं, DATP, DCTP, DTTP एंड DGTP यानी कि जो नॉर्मल DNTPs हैं वो ऐड करते हैं। उसके साथ हम एक रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब वो भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमें बाद में आसानी हो। तो उसके साथ हम इस जो मटेरियल है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसमें 4 डिफरेंट DNTPs जो है वो ऐड करते हैं और इस मटेरियल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम 4 रिएक्शन मिक्सचर्स बनाते हैं, वो कंप्यूटर जो है उसको एनालाइज करता है और हमारे पास एक जो है सीक्वेंस बना के हमें दे देता है कि इस DNA का ये सीक्वेंस था। सो इट्स क्विक एंड इट्स ईजी एंड इट्स वेरी फास्ट। DNA सीक्वेंसिंग के बाद जो अगला स्टेप आता है वो DNA एनालिसिस का आता है। इसको हम DNA प्रोफाइलिंग, DNA टेस्टिंग, DNA टाइपिंग और जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। And now that is a technique employed by forensic scientists to assist in the identification of individuals by their respective nucleotide sequence of DNA. अब हर इंसान का DNA डिफरेंट होता है, तो उस इंसान की आइडेंटिफिकेशन थ्रू इट्स DNA वो की जा सकती है DNA प्रोफाइलिंग में। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस ये हैं कि क्राइम सीन्स पे जो है पोटेंशियल सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिनका कोई जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे मौजूद हो। फिर हम जो है जो विक्टिम्स हैं क्राइम के, अगर उनका चेहरा जो है वो इस तरह का नहीं रहा हुआ कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, तो हम DNA के थ्रू उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस तरह प्लेन क्रैशेस होते हैं तो उसमें DNA की बेसिस पे ये देखा जाता है कि कौन कौन यहाँ पे मौजूद था और किस किस की डेथ इस वाक़ये में हुई। फिर हम क्या कर सकते हैं कि पैटर्निटी और डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है अगर उसके वालिदैन मालूम नहीं है या कोई डिस्प्यूट है उसकी पैटर्निटी पे तो वो जो है वो रिजॉल्व किया जा सकता है। देन हम बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म जो है हमारे जो सॉयल, वाटर और इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वहाँ पे प्रेजेंट हैं या नहीं। और उसके अलावा हम डोनर्स भी मैच कर सकते हैं विद रिसिपिएंट्स जब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। फिर हम जीनोम मैप्स भी बना सकते हैं। द जीनोम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स फाउंड इन वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। और ये मैप करना कि कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं जीनोम मैपिंग। अब जीनोम मैपिंग के बाद हम जीनोम एनालिसिस कर सकते हैं कि जो जीनोम एनालिसिस है उसके साथ एक कंप्लीट ब्रांच डील करती है, दैट इज जीनोमिक्स। इट डील्स विद एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस ऑफ कंप्लीट DNA सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और उस फील्ड को हम जीनोमिक्स कह रहे होते हैं। और जो जितना भी जीनोम एनालिसिस हो रहा होता है वो जीनोमिक्स और उसके टूल्स के थ्रू ही हो रहा होता है। जीनोमिक्स की बात आए और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ना आए, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें एक्सप्लोरेशन और एनालिसिस किया गया था पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम का। ये US में 1990 में स्टार्ट हुआ ये प्रोजेक्ट और अराउंड 2003 ये कंप्लीट हुआ। और पूरा जो ह्यूमन जीनोम था इसको मैप किया गया, ईच एंड एवरी जीन प्रेजेंट ऑन ईच एंड एवरी क्रोमोसोम। और जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स हमें मिले उसमें हमें पता चला कि वी हैव 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, और अगर हम जीन्स की फॉर्म में बात करें तो वी हैव 20,000 to 25,000 जीन्स जो कि सारे अरसे में मैप किए गए और आइडेंटिफाई किए गए। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही परफॉर्म करने के लिए कुछ और टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं, जिसमें एक टेक्निक है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ ग्लासवेयर
on artificial medium under aseptic conditions. अब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी लिविंग सेल को किसी आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर आर्टिफिशियल कंडीशंस में, एसेप्टिक कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। अब टिश्यू कल्चर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का हो सकता है। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। टिश्यू कल्चर एक जनरल टर्म है जो कि रेफर करती है बोथ ऑर्गन कल्चर और सेल कल्चर की तरफ। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात कर रहे होते हैं तो प्लांट्स में जो हम इनिशियल पार्ट लेते हैं वो एक ऑर्गन भी हो सकता है, वो एक सेल भी हो सकता है, और कोई पोर्शन भी हो सकता है किसी और बॉडी पार्ट का, उसको हम कहते हैं एक्स प्लांट। और एक्स प्लांट को हम ग्रो करते हैं तो उससे जो छोटा सा प्लांट क्रिएट होता है हम उसको प्लांटलेट्स कहते हैं। देन वी हैव एनिमल सेल कल्चर। अब एनिमल सेल्स जो हैं वो लिमिटेड जनरेशन्स तक ग्रो करते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उनको ग्रो करते और चलते रहें। अब हमारे जो डिफरेंट सेल टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप की ग्रोथ करते हैं, यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं डिवाइड करते, जबकि जो हमारे फिब्रोब्लास्ट हैं वो डिवाइड कर सकते हैं कुछ लिमिटेड जनरेशन तक। अब एनिमल कल्चर की जो एप्लीकेशंस है उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक मैनिपुलेशन आ जाती है, कैंसर रिसर्च है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, वैक्सीन प्रोडक्शन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की प्रोडक्शन है जो हम इन एनिमल सेल कल्चर के थ्रू कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो सेल लाइंस जनरेट होती हैं एनिमल सेल कल्चर के रिजल्ट में वो दो तरह की होती हैं। वी हैव एंकरेज डिपेंडेंट एंड वी हैव एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल लाइंस। जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिजल्ट में जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो होते हैं ट्रांसजेनिक organisms. The free-living organisms in the environment that have had a foreign gene inserted into them are called genetically modified or genetically engineered और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ये तीनों टर्म जो है हम इन्हीं के लिए यूज़ करते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम उन्हें GMOs कहते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें बैक्टीरिया की बात करें तो ये सबसे ईजियर है कि दे आर लेस कम्प्लेक्स, बहुत सिंपल इनके सिस्टम्स हैं, तो इनको ट्रांसजेनिक बनाना इजी था। और ये 1978 में इंसुलिन जीन जो है बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया गया और उससे फिर इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती रही, तो ये सबसे पहले हुआ। देन ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात आए तो 1986 में हर्बिसाइड रेसिस्टेंट टोबैको प्लांट्स बनाए गए। ये वो प्लांट्स थे जो हर्बिसाइड्स, जो एंटीबायोटिक्स इस किस्म की दी जाती हैं जो हर्ब्स को किल कर सकें, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट थे कि इनको कुछ नहीं होता था, आसपास वाली जो जड़ी बूटियाँ होती थी वो मर जाती थी। देन वी हैव ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी एक ट्रेडिशनल रिएक्शन जिसको हमें कई दिन चाहिए होते थे परफॉर्म करने के लिए, वो कुछ मिनट में, कुछ घंटों में हमारे सामने आ जाता है। इसके अलावा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एज बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर रहे हैं कि हम वो बैक्टीरिया जो सॉइल के लिए बहुत अच्छे हैं उनको इनोकुलम के तौर पे जो है सॉइल में इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है और हम जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है, यानी वो ड्रग जहाँ पे उसको सिर्फ काम है सिर्फ वहीं पे जाके एक्ट करे, उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत वास्ट रिसर्च हो रही है। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी चीज़ का जिक्र आया है, विच आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं ब्रीफली आपको बता सकूं। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम tutoria.pk।